आपने अभी तुष्टीकरण की बात की, अपीसमेंट, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने वक्फ बोर्ड के बिल को, आप लोग कहते हैं अगर पहले की बीजेपी सरकार होती वक्फ बोर्ड के बिल को पास करा लेती दोनों घरों में। नहीं, अभी कोई भी किसी भी जगह में, भारत के किसी इलाके में, किसी के घर को, किसी के कॉलोनी को, कल केरल की एक स्टोरी थी कि 30,000 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने आके कह दिया हमारी जमीन है। वहां पे हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, उनको बोला जा रहा है आप निकलो इधर से। वो कहां जाएंगे? एक तरह से वक्फ की टेरर हो गई है। आजकल जो वक्फ बोर्ड पुराना कांग्रेस के समय से चले आ रहे हैं, उसमें तो कल वो कहे ये अशोका होटल भी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, उन्होंने कहा, या आपका जो नया सेंटर बना है नोएडा में रिपब्लिक का, वो कहेंगे, क्लेम कर दे कि वो वक्फ प्रॉपर्टी कहेंगे, तो आप तो उलझ जाओगे, दिन रात कोर्टों के चक्कर बदरुद्दीन, अब मुझे तो आदत है कोर्ट के चक्कर करने की, उसमें हमें काफी एक्सपीरियंस है पीयूष जी। मगर ये है कि परसों बदरुद्दीन अजमल है, जमीयत उलेमा हिंद के असम के अध्यक्ष है, AIUDF के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जो भारत का जो संसद है, पूरा पार्लियामेंट का एरिया, वसंत विहार से लेके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक पूरी हमारी जमीन है, हमारा कब्जा होना चाहिए। अब ये सवाल है मोदी सरकार के बहुत बड़े वरिष्ठ मंत्री से कि ये टेरर कैसे बंद होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं आपकी पूरी मेजॉरिटी की सरकार नहीं है। देखिए, तो आप कैसे ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? अब जब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार आपके साथ है, क्या उनकी सहमति की जरूरत है? सबने इसका ठोस समर्थन दिया है। और मैं पहले आपकी एक थोड़ी गलत सूचना को सुधार दूं, जिससे जनता को भी गलत फहमी ना हो। ये जो सोच है कि पहले की मोदी सरकार होती तो वक्फ बोर्ड को सिर्फ रैम थ्रू कर देती, पार्लियामेंट में पास करती, ये गलत है। आप देखिए, हमने भारतीय न्याय संहिता समेत ऐसे 3 कानून, जब क्रिमिनल लॉज को चेंज किया तो आखिर वो पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी में गया, उसमें विस्तार से चर्चा हुई देश भर में, उसी के बाद पास किया जी। तब तो हमारे 303 MP थे, NDA के 2/3 मेजॉरिटी थी। क्या हमने कोई भी ऐसा कानून पारित किया जिसको हमने रैम थ्रू किया? ऐसा नहीं है। आपने थोड़े बैकफुट पे आपने 2-3 मैं आपको बताऊं, जन विश्वास बिल हम लाए थे जिससे डिक्रिमिनलाइज किया गया 43 कानून को, 43 लॉज में 183 प्रावधान, जिसमें छोटी छोटी गलतियों के लिए आम आदमी को परेशान करने का ताकत थी अफसरों को, और कोर्ट कचहरी की मुसीबत, जेल का डर दिखा के गलत काम करने की संभावना थी। हमने जब उसको पार्लियामेंट में पेश किया, साथ ही पेश करते वक्त ही इसको हमने सिलेक्ट कमेटी में डाला, उसने विस्तार से उसकी चर्चा की देश भर में। वक्त भी आजकल देश भर में चर्चा कर रहा है, पब्लिक फीडबैक ले रहा है। तो ऐसे जो भी गंभीर कानून आते हैं उसको हम चाहते हैं कि उसमें विचार विमर्श हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 8 साल तक, 2014 से 20-21 तक, करीब 6-7 साल तक इस पे विचार विमर्श हुआ देश भर में। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई। तो हम तो बड़ी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। पर अगर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्लियामेंट चलने ही नहीं दे, दिनों दिन महीनों तक पार्लियामेंट डिस्टर्ब करे, चलने नहीं दे, तो स्वाभाविक है कि कुछ कानून हमने फिर पास करने पड़े उनके बगैर। लेकिन जब पार्लियामेंट व्यवस्थित चली है तो हमारी कोशिश यही रही है कि स्टैंडिंग कमेटी हो, सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से जनता के साथ विचार विमर्श करके करना चाहूंगा कि ये राहुल गांधी की बालक बुद्धि हो या उनका बचपना हो, या बालक बुद्धि और बचपने की किसी तरह से एक विचित्र कॉम्बिनेशन हो, मगर जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार पर मेरा मानसिक कब्जा हो चुका है। नहीं, उन्होंने कहा कि एक तरह से साइकोलॉजिकल होल्ड मैंने कर दिया है सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और ये नैरेटिव बनी है। अभी हरियाणा चुनाव के बाद बदल रही है, मगर नैरेटिव तो 3 महीने बनी थी ना। पता नहीं ये कुछ राहुल गांधी जी टोटके उठके करते होंगे जो उनको लगता है कि उन्होंने मानसिक, आप उनको सीरियसली नहीं लेते। हमारी सरकार ने तो जो 100 दिन में काम किया, हम सब ने जनता के समक्ष भी रखा है, एक विभाग ने, तो उससे आपको ध्यान में आएगा कि 2024 के चुनाव के बाद तीसरी टर्म में जो मोदी जी ने वादा किया था 3 गुना ज्यादा काम,
3 गुना ज्यादा तेजी के साथ काम, 3 गुना ज्यादा उत्साह के साथ और 3 गुना ज्यादा परिश्रम करके हम 3 गुना ज्यादा परिणाम देश की विकास यात्रा फिर में यू लाएंगे। टर्न्स जो हो रहे हैं, यही काम हमने यू 2024 टर्न चुनाव के बाद। जैसे कि यूपीएससी में भर्ती में लैटरल एंट्री की बात हुई थी, मेरी बात सुन लीजिए, लैटरल एंट्री की बात हुई थी, एडवर्टाइजमेंट भी हो गई। लैटरल एंट्री की जरूरत है किसी भी देश को, 1 मिनट, टैलेंट की जरूरत है। एक आर्टिकल आ गई, ऑपोजिशन से रिएक्शन आ गए, और अब मैं 3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म। नहीं, इसको तो मैं दुरुस्त कर दूं, लोगों को गलतफहमी ना हो। 45 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी। 2019 में होम मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर था कि लैटरल एंट्री का हम स्वागत करते हैं, और जब लैटरल एंट्री होगी तो जो नॉर्मल एंट्री रूल्स में, जो नॉर्मल भर्ती में जो प्रावधान है, उसको सम्मानित करते हुए लैटरल एंट्री की जाएगी। वो उसमें थोड़ी चूक रह गई थी, इसलिए उसको विड्रॉ करके दुरुस्त करके उसको फिर लाया जाएगा। मगर तो ये कोई पहाड़ नहीं टूट गया जी। अगर 45 लोगों की भर्ती में थोड़ा विलंब हुआ। नहीं, मगर कांग्रेस कह रही हमारी बड़ी जीत है, ऑपोजिशन कह रही कि हमने तो बस एक स्टेटमेंट दे दिया कि बिना आरक्षण के आपने लैटरल एंट्री की बात कैसे सोची, और मोदी सरकार ने उस पर यू टर्न कर दी। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पर हमने 2 बातें कह दी, और जो ये बहुत बज़ बनी थी अगस्त के 5 तारीख को कि वक्फ बिल लाया जाएगा, बिग बोल्ड रिफॉर्म होगा, तो फिर ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए हम इस पर हमने प्रतिक्रिया दे दी और ये जेपीसी चली गई। तीसरा, वो कह रहे बजट के बाद जो कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर है, आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं, उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव किया गया था। इन सब चीज़ों पर मिडिल क्लास से बहुत रिएक्शन आए थे, मगर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ गया था, उस पर भी वो कह रहे हैं कि वापस चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त और हरियाणा चुनाव से पहले अगस्त सितंबर में कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए, विश्लेषण हुआ कि मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग यू टर्न अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर आप जरा, लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आजकल काम हो रहा है। पीयूष जी, थोड़ी विस्तृत तौर से, थोड़ी ओपनली इस पर अगर आप। पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है, और मैं तो चाहूंगा आपको भी कि अगर ऐसा कोई नैरेटिव मीडिया बनाने की कोशिश करे या विपक्ष के कोई नेता बनाने की कोशिश करे, उसमें आप उस झांसे में मत आइए। हम तो देखते भी नहीं, हमें उस इम्पैक्ट भी नहीं होता है हमारे काम करने के ढंग में, हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में और निर्णय लेने के साहस में। रत्ती भर भी इस प्रकार के नैरेटिव से किसी भी मीडिया में हो, किसी भी विपक्ष के नेता से हो, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। मैंने आपको लैटरल एंट्री का तो बताया ही कि वो 45 एंट्री लोगों को लेना था। 2019 का हमारी सरकार का एक सर्कुलर था, पूरी तरीके से उसको इस लैटरल एंट्री के नोटिस में ध्यान में नहीं रखा गया था, उसको दुरुस्त कर दिया जाए। वक्फ का भी मैंने आपको बताया, कई कानून जब पार्लियामेंट व्यवस्थित चलती है तो हमारी इच्छा यही रहती है कि उसमें विचार विमर्श, और इतने बड़े कानून, क्रिमिनल लॉज को भी ऐसे ही किया, जन विश्वास बिल को भी ऐसे ही किया, लेबर लॉज में भी ऐसे ही विस्तार से देश भर में चर्चा हुई। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरा इसकी गहराई में जब जाएंगे तो आप ही का रिसर्च डिपार्टमेंट बताएगा कि अगर जब वक्फ का कानून हमने इंट्रोड्यूस किया, अगर हमारी इच्छा नहीं होती उसको जेपीसी में लेके जाने के लिए, हमारी संख्या भी पर्याप्त थी, हम पास भी कर सकते थे उसी दिन पार्लियामेंट में, और अगर वक्फ बोर्ड को जेपीसी नहीं बनानी थी तो किरण रिजिजू के पास सभी कागजात और स्पीकर साहब के साथ पास पहले से जानकारी कैसे थी कि ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जेपीसी में जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि समझने वाले लोगों को सब समझ है, जो ना समझ है उनका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जनता को पता है कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे। और तीसरी भी आपने एक बात रेज की थी, कैपिटल गेन्स टैक्स। मैं तो समझता हूं ये हमारा बड़प्पन है इस सरकार का। ये मोदी जी के काम करने का ढंग ही ये है कि दिस इज अ लिसनिंग गवर्नमेंट। हम हर एक विचार को सुनते हैं, उसके हिसाब से अगर कभी कुछ चीज दुरुस्त करनी पड़े तो अड़ के नहीं बैठ जाते। कोई हम प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाते,
हम कांग्रेस की तरह गलती करके सीना चोरी नहीं करते। अगर हमें लगता है कि कोई अच्छा विचार आता है और उसको हम सुधार कर सकते हैं तो वी आर ए लिसनिंग गवर्नमेंट। और आप जैसे पत्रकार, हमारे देश की जनता, हमारे विशेषज्ञ, हमारे आर्थिक विशेषज्ञ, हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, हमारी मिडिल क्लास, हर आवाज को प्रधानमंत्री मोदी जी सुनते हैं। ये उनका बड़प्पन भी है, ये उनकी विशेषता भी है।